हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का वीडियो जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में जो है हिंदी व्याकरण के टॉप एमसीक्यू इसमें देखने वाले हैं। पूरे व्याख्या के साथ सभी चीज़ों को समझने वाले हैं, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का जो वीडियो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं जरूर आपको सब्सक्राइब करना है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करते जाना है और अंत तक वीडियो को देखना है। पहला क्वेश्चन देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुल कितने मुख्य स्वर माने जाते हैं? 9, 11, 13 या फिर 33? आप खुद भी जो है इसका आंसर बताने का ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में लास्ट में आपको बताना है कि कितने आपने सही आंसर बताए हैं। चलिए इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि 11। हिंदी वर्णमाला में मूल या मुख्य स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कौन कौन से हैं? अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ और औ। अम और अह मिला करके या क्या बोला जाते हैं, इनको अयोगवाह कहा जाता है। कुल व्यंजनों की संख्या की यदि हम बात करें तो 33 होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण ओष्ठ यानी लिप्स से बोने जाने वाला ध्वनि का उदाहरण है? त, च, प या फिर त। तो ओष्ठ व्यंजन कौन सा है, इसमें आपको पहचाना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि प। प जो है ओष्ठ व्यंजन है। प वर्ग जितना भी प, फ, ब, भ, म, इन सबका उच्चारण किनसे होता है? ओष्ठ से होता है। इसी कारण से इनको ओष्ठ व्यंजन बोला जाता है। जो ट वर्ग है उनको मूर्धन्य, च वर्ग को तालव्य और त वर्ग को दंत यहाँ पर कहा जाता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जो कवित्री है उसका शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। कवित्री, कवियित्री, कवियित्री या फिर कवियित्री। तो इसका राइट आंसर कौन सा वाला हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी कवयित्री वाला जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। या में जो है छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा याद रखिए। यहाँ पर देख सकते हैं व्याकरण की दृष्टि से कवियत्री, कवि का स्त्रीलिंग शब्द बिल्कुल शुद्ध है। ये सवाल जो है व्यापम और अन्य परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है और छात्र इसमें अक्सर जो है गलतियां कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उज्ज्वल शब्द का शुद्ध वर्तमानी रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा वाला जो उज्ज्वल है सही तरीके से यहाँ पर लिखा है, आपको यहाँ पर बताना है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि ये जो उज्ज्वल है सही तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ है। देख सकते हैं कैसे यहाँ पर लिखा हुआ है। इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत धन ज्वल होता है। व्यंजन संधि के नियम के अनुसार यहाँ पर आधा त और आधे ज यहाँ पर बदल जाते हैं, इसलिए दो बार क्या बन जाता है? यहाँ पर आधा ज बन जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप चीजें आप जो है समझ रहे होंगे। दयानंद शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है? गुण संधि, दीर्घ संधि, वृद्धि संधि या फिर यन संधि? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि दीर्घ संधि का प्रयोग किया गया है। दयानंद का हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? दया धन आनंद। आ और आ मिलकर के क्या बना हुआ है? बड़ा आ यहाँ पर बना हुआ है। ये आपका दीर्घ स्वर संधि के नियम से इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिए, गजानन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, बहुब्रीहि या फिर द्वंद्व समास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहुब्रीहि समास इसमें हो जाएगा गजानन में। कैसे? तो चलिए इसको यहाँ पर समझते हैं। जब हम गजानन का विग्रह करते हैं तो कैसा होता है? गज के समान है मुख आनंद, अर्थात किसका? भगवान गणेश जी का। जहां पर दोनों प्रत प्रधान न होकर के किसी तीसरे की ओर जो है संकेत करता है, वहां पर कौन सा समास होता है? आपका बहुब्रीहि समास होता है। यहाँ पर किसी तीसरे की ओर संकेत किया जा रहा है ना, किसके? श्री गणेश जी के ओर। तो इसी तरह से यहाँ पर आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समास से ही यथाशक्ति में कौन सा समास पाया जाता है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, द्विगु या फिर तत्पुरुष समास? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अव्ययी भाव समास पाया जाता है। यथाशक्ति का हम समास विग्रह करेंगे तो कैसा होता है? शक्ति के अनुसार होता है। और इस शब्द का पहला पद यथा एक क्या है? अवयव है। और जिस समास का पहला पद प्रधान और अवयव होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम है? यहाँ पर आपको पहचानना है। आग, आंख, अग्नि, आज। तो आपको जो है तत्सम शब्द पहचानना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अग्नि। अग्नि जो है आपका तत्सम शब्द है। तत्सम शब्द क्या होते हैं? जो शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उनको तत्सम बोला जाता है, और जिनको बदल करके प्रयोग किया जाता है उनको क्या बोला जाता है? तद्भव बोला जाता है। अग्नि का ये जो है आपका तत्सम हो जाएगा। इसका तद्भव रूप क्या होता है? आग होता है। आंख का ये जो है तत्सम, और इसका तत्सम रूप क्या होता है? अक्षी होता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कपूर शब्द निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तत्सम, तद्भव, देशज या फिर विदेशज? तो कपूर किस में आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी यानी एक तद्भव शब्द है। कपूर एक तद्भव शब्द है जो संस्कृत के मूल शब्द कर्पूर यानी ये जो है तत्सम से बन करके यहाँ पर बन आया हुआ है, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूरज का पर्यायवाची नहीं है बोला जा रहा है? दिनकर, राकेश, दिवाकर, प्रभाकर। तो ये तो काफी इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि राकेश जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये जो है सूरज का पर्यायवाची शब्द नहीं है।
राकेश जो है चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। राका धन ईश अर्थात रातों का स्वामी। बाकी जो तीनों दिया गया है जैसे दिवाकर, दिनकर, प्रभाकर, ये सूर्य के पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। आई होप चीजें आप समझ रहे होंगे। जंगम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? स्थावर, चल, अचल या फिर जड़? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जंगम का विलोम शब्द क्या हो जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्थावर। जंगम का अर्थ क्या होता है? जो चल सकता हो उसको जंगम बोलेंगे। और इसका विलोम शब्द क्या होता है? स्थावर, यानी कि जो एक जगह स्थिर है उसको हम स्थावर यहाँ पर बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अनुराग शब्द का सही विलोम शब्द चुनिए। प्रेम, विराग, नफरत या फिर वैराग्य? तो अनुराग का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? विराग हो जाएगा। अनुराग का अर्थ क्या होता है? किसी के प्रति प्रेम या आसक्ति होना, जबकि विराग का मतलब होता है प्रेम न होना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जो सब कुछ जानता हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? जो सब कुछ जानता है उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं? सर्वज्ञ। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। सब कुछ जानने वालों को सर्वज्ञ कहा जाता है। कम जानता है उसको अल्पज्ञ बोलते हैं, और जो कुछ नहीं जानता उनको क्या बोला जाता है? अज्ञ बोला जाता है। सभी को याद रखिए। अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? मदद से साफ मना कर देना, अंगूठे पर चोट लगना, चिढ़ाना या आदर करना? तो अंगूठा दिखाने का मतलब होता है मदद से साफ मना कर देना। एन वक्त पर जब हम कोई हमारा जो व्यक्ति है मदद करने से मना कर देता है तो इस मुहावरा का अर्थ होता है अंगूठा दिखाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? गगरी का फूट जाना, कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा, पानी आधा भरा जो है होना, या फिर सोच समझकर काम करना? तो इसका सही आंसर क्या होगा? कम ज्ञान होने पर भी अधिक दिखावा करना। जैसे कोई भी बर्तन है उसमें हम आधा पानी भरते हैं तो और उसको पकड़ करके चले तो जो है काफी इधर उधर छलकता है। तो वैसे ही जिस व्यक्ति के पास कम ज्ञान होता है वो अधिक ज्यादा बातें करता है, दिखावा करता है। इस लोकोक्ति का अर्थ है कि जिस व्यक्ति के पास योग्यता या ज्ञान कम हो वह खुद को बड़ा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा घमंड या फिर दिखावा करता है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? लड़का, बुढ़ापा, गंगा या फिर सोना? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण यहाँ पर पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है किसी अवस्था या भाव को दर्शाता है जिसको हम केवल महसूस यहाँ पर किया जा सकता है, इसलिए आपका क्या हो जाएगा? भाववाचक। लड़का कौन सा हो जाएगा? जातिवाचक, गंगा व्यक्तिवाचक और सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं। उत्कर्ष का सही विलोम शब्द रूप क्या बनेगा? तो उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अपकर्ष। ऑप्शन नंबर ए, सॉरी इसका जो है क्या पूछा जा रहा है? उत्कर्ष शब्द का सही विशेषण रूप क्या बनेगा? यहाँ पर विशेषण पूछा जा रहा था, इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्कर्ष। उत्कृष्ट जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्कर्ष जो है एक भाववाचक संज्ञा है जिसे बनने वाले विशेषण शब्द उत्कृष्ट होता है। यहाँ पर देख सकते हैं, सुधार कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। कारक के कुल कितने भेद या प्रकार होते हैं? 6 भेद, 7 भेद, 8 भेद या फिर 10 भेद? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि 8 भेद यहाँ पर होते हैं। हिंदी व्याकरण में कारक के कुल 8 भेद होते हैं। कौन कौन सा? कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। तो टोटल यहाँ पर 8 भेद होते हैं। चलिए कारक से ही हमारा अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि पेड़ से पत्ता गिरा इस वाक्य में से किस प्रकार की विभक्ति को दर्शाता है? करण, अपादान, संप्रदान या फिर कर्म कारक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि अपादान कारक। अपादान से के यहाँ पर अलग होना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु या किसी स्थान चीज से अलग होने का भाव होता है तो वहां पर से चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, अपादान कारक होता है। आगे बढ़ते हैं। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद, यह भी काफी इंपॉर्टेंट है। पधन वन, पोधनन, पौधनन या फिर पधन व अन? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पोधन अन। ये जो है अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। नियम के अनुसार जब भी ओ के बाद कोई अन्य स्वर आता है तो अ में परिवर्तित हो जाता है। तो पो धन अन मिलकर के क्या बना हुआ है? पवन बना हुआ है। इसमें पौधन अन नहीं होगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? पावन हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है। लंबोदर शब्द किस शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द या फिर विदेशज शब्द? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि योग रूढ़ शब्द। वे शब्द जो दो या दो शब्दों से मिलकर के बनते हैं लेकिन अपने सामान्य अर्थों को छोड़ करके किसी विशेष अर्थ, लंबोदर यानी गणेश जी के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, उनको यहाँ बोले जाता है योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सूर्योदय शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योधन दय, सूर्यधन उदय, सूर्य धन उदय, यहाँ पर देख सकते हैं, या सूरज धन उदय, यहाँ पर दो सेम हो गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि सूर्य धन उदय। देख सकते हैं सूर्योदय का सही संधि विच्छेद सूर्य धन उदय है, जहां पर अ धन आ या उ और उन मर के क्या बनाते हैं? ओ बनाते हैं, और ये जो है गुण स्वर संधि का नियम है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है।
चौराहा शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु या फिर कर्मधार है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि द्विगु समास। द्विगु समास मतलब संख्यावाचक। चौराहा का वीरा करेंगे तो चारों राहों का समूह होता है। जिस समास का पहला पद क्या हो, संख्यावाचक हो, उसको हम क्या बोलते हैं? द्विगु समास कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कुल कितने भेद होते हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका सही आंसर बताइए। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि 4 यहाँ पर होते हैं। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर 4 मुख्य भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्द। कुछ विद्वान जो है संकर शब्द को 5वां भेद मानते हैं। मुख्य रूप से 4 ही माने जाते हैं। आपको पूछा जाए तो 4 ही बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? पानी, घी, नदी या फिर दही? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि नदी। नदी एक स्त्रीलिंग शब्द है। नदी जैसे नदी बहती है। पानी, घी और दही दिखने में इकारांत होने के बावजूद अपवाद के रूप में क्या है? पुल्लिंग शब्द है। समझिएगा इसको। आगे बढ़ते हैं, वह धीमे धीमे चलता है। इस वाक्य में धीमे धीमे शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण या विशेषण? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि ये जो है आपका क्रिया विशेषण हो जाएगा। जो शब्द क्रिया यानी चलना की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। धीमे धीमे चलने के ढंग या रीति को बता रहा है, धीमे धीमे चलता है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है। इसी कारण से इसका सही आंसर क्रिया विशेषण हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखिए तरणी और तरणी सही शब्द युग्म। यहाँ पर एक जो तरणी है वो छोटा ई की मात्रा वाला है, यहाँ पर देख सकते हैं मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर तरणी और एक है बड़ा ई की मात्रा वाला तरणी। तो इसका सही शब्द युग्म क्या होगा? ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो इसका मैं सीधा सही आंसर आपको बता देता हूँ। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए, सूर्य और नाव। जो तरणी यानी कि छोटी ई की मात्रा वाला जो तरणी है उसका अर्थ क्या होता है? सूर्य। और जो बड़ी ई की मात्रा वाला जो तरणी है उसका अर्थ होता है नाव। याद रखिएगा, यहाँ पर छोटी की मात्रा तरणी सूर्य होते हैं और बड़ी की मात्रा वाला नाव होता है। आगे बढ़ते हैं, जिसके पार देखा जा सके, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, पारदर्शी, दूरदर्शी, समदर्शी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पारदर्शी। जिसमें हम आर पार देख सकते हैं उसको पारदर्शी कहते हैं, और जिसमें पार देखा जा सके उसको क्या बोला जाता है? अपारदर्शी कहते हैं। आगे है, घोड़क शब्द का सही तत्सम रूप क्या होगा? अश्व, घोटक, तुरंग या फिर है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि घोटक। घोड़े का शुद्ध तत्सम रूप घोटक होता है। अश्व, तुरंग, है इसके पर्यायवाची शब्द हैं, तत्सम रूप नहीं है, याद रखिए। तो घोड़े का तत्सम रूप क्या होगा? घोटक होगा। और हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ऊंट के मुंह में जीरा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ऊंट को जीरा खिलाना, बहुत बड़े जानवर को कम भोजन देना, आवश्यकता से बहुत कम वस्तु का मिलना या फिर बीमारी की दवा देना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आवश्यकता से बहुत कम अधिक वस्तु मिलना। जब किसी व्यक्ति को जरूरत बड़ी हो और उसको बहुत कम मात्रा में मिलता है तो यहाँ पर ऊंट के मुंह में जीरा इसको कहा जाता है। और यहीं पर आज का हमारा जो वीडियो है समाप्त होता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट हिंदी व्याकरण के एमसीक्यूज आपके सभी एग्जाम्स के लिए बता दिए। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, और चैनल पर नए हैं तो जरूर आपको सब्सक्राइब कर देना है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने आपने जो है सही आंसर इसके दिए हैं। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।